नमस्कार। JSBT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 हिंदी विषय की, और हिंदी की जो बुक है उसका नाम है कृतिका, और कृतिका के पहले पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला पाठ पढ़ेंगे और पहले पाठ का नाम है इस जल प्रलय में। पहले पाठ का नाम है इस जल प्रलय में, और इस पाठ के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए, जो रचनाकार हैं उन्होंने यहाँ पर जल प्रलय यानी जल से होने वाली प्रलय यानी बाढ़ का जो दृश्य है, उस बाढ़ के दृश्य को अपने सामने प्रस्तुत किया है। तो देखिए, पाठ को शुरू करते हैं। मेरा गांव, लेखक कहते हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह लेना यानी शरण लेना, पनाह लेना यानी शरण लेना, शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती, परती का अर्थ क्या होता है? वह स्थान या वह भूमि जो जोती नहीं जाती है, जिसको जोता नहीं जाता है, जिस पर खेती वगैरह नहीं की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? परती कहा जाता है। पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका, विभीषिका विकरालता, भयंकरता, विभीषिका यानी भयंकरता, विकरालता का पता लगा लेते हैं। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था, कि मुझे भी तैरना नहीं आता था। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक स्काउट बॉय के रूप में, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर सहायता करने वाला, सहायता का कार्य करने वाला, उसकी हैसियत से इस तरीके से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात तो हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाया था। लिखने की बात रही तो जब हाई स्कूल में था, यानी जब 10वीं क्लास में था, तब बाढ़ के विषय में लिखा था, बाढ़ पर एक निबंध लिखा था, लेख लिखा था, और उसके लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया था। और उसके आगे तक की बात करें तो धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी जो थी उसको नए ढंग से, नए रूप से प्रस्तुत कर चुके हैं। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज, आदि छोटे मोटे रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए, अनेक चित्र हैं। बाढ़ से किस प्रकार विनाश होता है, क्या क्या विनाश होता है, उन सब के चित्र इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किए हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, बसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ था। लेकिन गांव में रहते हुए कभी भी बाढ़ को महसूस नहीं किया था। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ था, और पहली बार बाढ़ से सामना लेखक का कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पटना शहर में। जब 18 घंटे की अविराम, अविराम यानी लगातार, अविराम यानी लगातार, जब 18 घंटे की लगातार वृष्टि यानी वर्षा, वृष्टि का अर्थ क्या होता है? वर्षा। 18 घंटे की लगातार वर्षा के कारण पुनपुन का पानी, पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था, भर गया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, बाढ़ को मैंने महसूस किया है, एक ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति की हैसियत से नहीं, बल्कि एक शहरी व्यक्ति की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती पर पानी में डूब चुका था। पटना का जो पश्चिमी इलाका है वह लगभग पानी में डूब चुका था। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई यानी माचिस, दिया सलाई यानी क्या होता है? माचिस, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमा करके बैठ गए। काम्पोज की गोलियां, ये गोलियां जो घाव बढ़ने के काम आती हैं,
साधारण जुकाम बुखार में काम लेने के लिए या जो घाव भरने के लिए अन्य जो आवश्यक सामान है वो सब कुछ ये साथ में लेते हैं और प्रतीक्षा करने लगे और इंतज़ार करते हैं कि कहीं पानी ज़्यादा न बढ़ जाए और अगर पानी बढ़ता है तो उन्हें इस स्थान को छोड़कर जाना पड़े। सुबह सुना सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है यानी पानी में डूब गया है। प्लावित हो गया यानी पानी में डूब गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यह सूचना बांग्ला भाषा में इस वाक्य में मिली थी। यह सूचना बांग्ला भाषा में दी गई थी और किस प्रकार से दी गई थी? जानो गोलघर डूबे गए छे की सूचना मिली है कि गोलघर डूब गया है और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए यथा शहर का हाल मालूम करने के लिए कि शहर में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, ये सब जानने के लिए लेखक निकले तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा? कि बाबूजी अब कहाँ जाओगे? कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा और कॉफ़ी हाउस में तो अब तक बहुत पानी आ गया होगा, कॉफ़ी हाउस पानी से घिर गया होगा। तो लेखक कहते हैं चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है, कि पानी कैसे घुस रहा है यही देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र भी थे। साथ में इनके एक कवि मित्र होते हैं जो विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य, जो मेरी अनवरत यानी लगातार, अनर्गल जिनका कोई अर्थ न हो, बेतुकी सी बात, अनगढ़ जिसे सही ढंग से गढ़ा नहीं गया हो, जिसका कोई निश्चित वास्तविक स्वरूप नहीं हो, गद्य में स्वगतोक्ति यानी अपनी बात को कहते जाना से कभी बोर नहीं होते। कि लेखक कहते हैं कि मैं तो बार बार बोले जा रहा था, लगातार बोले जा रहा था। अब वो मेरी बातों से कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे थे, मेरी बातों की तरफ उनका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा है। जिज्ञासा जानने की इच्छा, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, कि सभी लोग एक ही बात जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? कि पानी कहाँ तक आ गया। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया क्या? पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं, सारे पानी में डूब चुके हैं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती पर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डूबाव पानी है, डूबने जितना पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। इस प्रकार की बातें हैं वो एक दूसरे से सुनने को मिलती हैं। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था और लेखक कह रहे हैं कि पानी आगे बढ़ रहा था। और कैसे बढ़ रहा था? जैसे एक मोटी डोरी हो और उसकी शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी, गेरवे रंग का सा झाग लिए हुए, झागों में उलझा हुआ पानी है। क्योंकि पानी मटमेला हो गया था तो ऐसा लग रहा था, गेरवे रंग का सा लग रहा था। और उसमें फैन थे यानी उसमें झाग थे और उस झाग के कारण लेखक ने उसको किसका रूप बताया? जैसे डोरी का सा रूप बताया है। पानी लगातार आगे बढ़ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। यहाँ पर मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? उस जल को कहा गया है। किसे कहा गया है? जल को कहा गया है जो लगातार आगे बढ़ता आ रहा था। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए, बरबस अपने आप अचानक जुड़ गए और सभे प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। अस्पष्ट यानी अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। जैसे आपको भी कई बार डर लगता है तो आपके मुंह से भी बरबस निकल जाता है, हे राम और हे राम। इस प्रकार से डरते हो तो कुछ ना कुछ शब्द निकलता है। उसी प्रकार से लेखक के मुंह से भी डर के कारण इसी प्रकार से कुछ शब्द हैं वो निकलते हैं। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए न थोड़ा और आगे चलें।
रिक्शा वाला बहादुर है और कहता है कि चलो आगे जाकर देखते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, बहाव बहुत तेज है, आगे मत जाओ। करंट तेज है यानी बहाव बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनु अनुनय भरे स्वर में कहा, प्रार्थना करते हुए उनसे कह सकते हैं कि एक प्रार्थना के भाव में कहा, लौटा ले भैया, जो रिक्शा है उसको वापस पीछे की तरफ ले ले, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो इसमें बंद हो चुका था, जो बंद है, के बगल से पास से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियम विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। यानी यहाँ पर जो होर्डिंग्स लगे हुए थे, जो बैनर लगे हुए थे, जो विज्ञापन जिसमें जो लिखा गया था, उनकी परछाई है वो हरे लाल रंग के, जिस रंग में भी लिखा गया था उनकी परछाई है वो जब जल में गिर रही थी तो वो शब्द जो वाक्य हैं वो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सर्प है वो पानी में तैर रहे हो, सर्प पानी पर रेंग रहे हो। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे कि जिस प्रकार से दशहरा का मेला भरता है और रामलीला का जो मंचन होता है उसमें राम के रथ की प्रतीक्षा लोग रहते हैं, जितने लोग उस समय यहाँ पर रहते हैं उतने ही लोग यहाँ पर थे, उनसे कहीं ज़्यादा ही थे, उनसे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव में जितने लोग रहते हैं उनसे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर, यादों पर, स्मृतियाँ, यादों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, उन पर एक गैरिक आवरण है वो छाता हुआ सा नजर आता है। उन पर गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था यानी छा रहा था। हरियाली पर स्नेह स्नेह धीरे धीरे पानी फिरने का अनुभव सर्वथा नया था, सर्वथा अपने आप में एक नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल रहा था। इसी बीच एक अधेड़ आधी सी उम्र का, न बूढ़ा न जवान, मुस्टंड तंदुरुस्त गवार जोर जोर से बोल रहा था, यह अब जब दानापुर डूब रहा था तो पठनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, अब जानो, अब देखो जब दानापुर डूब रहा था ना, तब आप किस प्रकार से उन लोगों की सहायता के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे। अब देखो आपका खुद का शहर डूब रहा है। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। गोष्ठियाँ सब हैं। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए कि ये लोग अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी प्रकार के किसी भी घटनाक्रम को उसके साथ में जोड़ सकते हैं। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था और वो था कि सुन रहे थे यहाँ पर खड़े ये लोग, पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कीर्ण होकर सुन रहे थे, एकाग्रचित होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है, वो रेडियो वाला कह रहा है, और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है, अंदर घुस सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, समाचार बहुत ही डराने वाला था। कलेजा धड़क उठा था, कलेजा धक धक करने लगा था। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, आतंक की रेखाएं, डर की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, साधारण हो गए। यानी चेहरे पर चेष्टा करके, कोशिश करके सहजता ले आए, चेहरे को ठीक किया, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं जो लोग थे और लोग थे, वो कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। आज अधिक उत्साह उनमें देखने को मिल रहा था। दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, दुकानों में दुकानदार हैं पड़े हुए से थे, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, ऊपर रखे जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री केंद्र बंद हो चुके थे।
पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग हैं, वो बाढ़ के पानी को देखने के लिए आए हुए थे। आसन संकट से, आसन आसन का अर्थ क्या होता है? नज़दीक का समय, नज़दीक समय, पास का समय। पास आए हुए समय में जो संकट था, पास के संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था कि संकट जो था पास बिल्कुल आ चुका था, उससे कोई भी व्यक्ति है वो कहीं कोई आतंकित या परेशान या दुखी नज़र नहीं आ रहा था। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।